प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन बात करेंगे बोर्ड परीक्षा में 100 में से 100 सोशल साइंस टॉपर की जो उत्तर पुस्तिका है 2018 की, तो कैसे उत्तर लिखे जिसकी बदौलत उसको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हुए। तो आप अपन शुरू करते हैं यहाँ से टॉपर की पुस्तिका को, अपन उत्तर पुस्तिका को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न था, अशोक के रुक्मिणीदेही अभिलेख से हमें क्या पता चलता है। तो इसका उत्तर लिखा है, अशोक के रुक्मिणीदेही अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में लुम्बिनी व 20वें वर्ष में कपिलवस्तु की यात्रा की थी तथा वह भूमि कर वह 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी, इसलिए यह अभिलेख हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये देखो, इसमें इस प्रकार लिखा है, तो ये पूरे में से पूरे अंक मिलते ही यूं। किस प्रकार लिखे आगे देखो, सवाई जयसिंह का जंतर मंतर, जयपुर का जंतर मंतर सवाई जयसिंह द्वारा बनवाई गई थी। सर प्रमुख वेधशाला है जिसे यूनेस्को में अपनी सूची में सम्मिलित। तो जंतर मंतर के बारे में प्रश्न पूछा था, तो उसका उत्तर इस प्रकार से लिखा गया। आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र के कौन से रूप है। तो ये आपके यहाँ देखो, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र इस प्रकार है। इंटरनेट के 2 लाभ लिखिए, ऐसा प्रश्न था। उत्तर थे, इंटरनेट से किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, इंटरनेट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा सकती है। ऐसे उत्तर लिखने से आपको अच्छे अंक मिलेंगे। देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा एक वित्त वर्ष की अवधि में उत्पादित प्रक्रिया में योगदान के फलस्वरूप अर्जित आय को कुल योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो प्रश्न क्या पूछा गया था, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। तो ऐसे प्रश्न लिखा। वित्तीय वर्ष की अवधि का प्रश्न पूछा गया था, तो इसका उत्तर लिखा, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है और इसी अवधि में राष्ट्रीय आय व सकल घरेलू उत्पादन की गणना की जाती है। अब उसके बाद में प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक क्षेत्र में वे गतिविधियां सम्मिलित की जाती है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी गतिविधियां सम्मिलित की जाती है। तो उसका यहाँ आप उत्तर देखोगे, इस प्रकार से उत्तर जिसने लिखा है उसको पूरे में से पूरे अंक आते हैं। कौन कौन सी हैं, प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है जैसे कृषि, खनन, डेयरी इत्यादि। इसके बाद में प्रश्न है, औसत कीमत को व्यक्त कौन करता है। तात्पर्य, सामान्य कीमत स्तर से क्या तात्पर्य। सामान्य कीमत स्तर से तात्पर्य अनेक वस्तुओं या निश्चित वस्तु समूह की कीमत के औसत स्तर से है। सामान्य कीमत स्तर किसी भी एक वस्तु की कीमत को नहीं अपितु निश्चित वस्तु समूह की औसत कीमत को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार जो प्रश्न लिखे उसको अच्छे नंबर मिलते। बेरोजगारी किसे कहते प्रश्न था, तो काम करने के इच्छुक व्यक्ति को किसी भी प्रकार का काम नहीं मिलना बेरोजगारी कहलाता है। इसमें उन व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जिसका उत्पादन में योगदान 0 होता है। आगे प्रश्न था, भारत में सबसे पहले गरीबी का निर्धारण किसने किया। तो भारत में गरीबी मापन का प्रथम प्रयास स्वतंत्रता से पूर्व 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। आगे अपन देखते हैं कि टांका जल संग्रहण का एक परंपरागत जल संग्रहण के स्रोत है, उनके बारे में आपको बताना था। और प्रश्न था कि कौन सी 2 योजनाओं के नाम बताने थे जिनका जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत आती। तो इसका आपको उत्तर ये बताना था, टांका जल संग्रहण का एक परंपरागत रूप है। इसमें लगभग 5 से 6 मीटर गहरे टांके का निर्माण किया जाता है तथा छत पर व आगोर से आने वाले वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। इसके अंदर की ओर सीमेंट से लेप किया जाता है ताकि जल का रिसाव न हो। यह नाड़ी जैसा होता है परंतु उससे अधिक गहरा होता है। योजना जिसके अंतर्गत टांके का निर्माण किया जाता है वह मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। आगे प्रश्न है, व्यावसायिक फसल कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर फसल का एक रूप है। ऐसी फसलें जिसका उपयोग उद्योगों में कच्चे माल के रूप में औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है व्यावसायिक फसल कहलाती है। इसे नकदी या औद्योगिक या मुद्रादायनी फसल भी कहा जाता है। उदाहरण यहाँ आप देख सकते हो, गन्ना, कपास, जूट आदि। आगे आप देखो, धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं, लौह धातु प्रदान, अलोह धातु प्रदान। ये अच्छे प्रश्न है। अब ये आगे उदाहरण भी यहाँ दर्शाए गए, 2 में से 2 अंक मिले हैं। भारत में औद्योगिक प्रदूषण से होने वाले 2 प्रमुख प्रभाव कौन सी है। तो यहाँ आप देखो, भारत
औद्योगिक प्रदूषण में निकलने वाली गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आदि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। अम्लीय वर्षा के कारण भूमि की उर्वरता कम हो जाती है, पेड़ पौधे सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। औद्योगिक प्रदूषण के कारण कई प्रकार की बीमारियां जैसे चर्म रोग, जलन इत्यादि हो जाते हैं। इससे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो जाती तथा वातावरण प्रदूषित हो जाता है। ये अच्छा, इस प्रकार से उत्तर जो लिखते हैं उसको अच्छे नंबर मिलते हैं। आप देख के अच्छी तरह से आप चेक अपने आप को किस प्रकार से उत्तर लिखने उनके बारे में। जन्म दर, मृत्यु दर के बारे में पूछा है, अच्छा लिखा है। किस जन्म दर किसी भी देश में एक वर्ष में जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं की संख्या व दर किसी देश की जन्म दर कहलाती है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में मृत होने वाले लोगों की संख्या व दर किसी देश की मृत्यु दर कहलाती है। जन्म दर मृत्यु दर में असंतुलन का जनसंख्या में परिवर्तन, कमी या वृद्धि। बहुत अच्छे, इस प्रकार है। भारत में पाइपलाइन परिवहन से क्या तात्पर्य, ऐसा प्रश्न था, तो आप देख सकते हो किस प्रकार से भारत में पाइपलाइन परिवहन का एक अत्याधुनिक तरीका है। इस प्रकार के परिवहन में पाइप के माध्यम से तरल पदार्थ जैसे पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि का सुरक्षित व सुविधाजनक व उचित समय पर परिवहन किया जाता है। ये यहाँ इस प्रकार है, आप इनके उत्तर देख सकते हो। सड़क पर पैदल चलते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? सड़क पर बाईं ओर चलेंगे, फुटपाथ पर जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करेंगे। बहुत अच्छा, यातायात नियमों का सिग्नल का पालन करेंगे, सावधानीपूर्वक वाहनों का ध्यान रखेंगे। ठोस कचरा प्रबंधन से क्या तात्पर्य, इसके कार्यक्रम कौन कौन से हैं उसके बारे में उत्तर लिखा। बहुत अच्छा। मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन के बारे में। मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन सुव्यवस्थित था। इस प्रशासन में 18 विभागों का उल्लेख है जिन्हें तीर्थ कहा जाता है। मौर्य काल में राजा पर नियंत्रण के लिए कोई संस्था नहीं थी, फिर भी वह निरंकुश नहीं होता था। मौर्य काल में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए: राजा, अमात्य, जनपद, कोष, दुर्ग, सेना व मित्र। गुड, बहुत अच्छा। उपदा परीक्षण होता था मात्र अर्थशास्त्र में। उपदा परीक्षण से क्या तात्पर्य? राजा द्वारा मंत्री व पुरोहितों की नियुक्ति उसके चरित्र की भली भांति जांच करने के पश्चात की जाती थी। इस क्रिया को उपदा परीक्षण कहा जाता है। अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख है जिन्हें तीर्थ कहा जाता है। तीर्थ का अध्यक्ष मात्र कहलाता है। समाहर्ता आय व्यय का लेखा जोखा रखना, वार्षिक बजट तैयार करना। सन्निदाता, इसे कोषाध्यक्ष भी कहा जाता है। इसका कार्य राज्य के विभिन्न भागों में कोषागार व अन्नागार बनाना इस प्रकार होता है। इसके बाद में 26 विभागों का उल्लेख मिलता है, तो उसमें भी ये लिखा है: सीताध्यक्ष कृषि से संबंधित है, पण्याध्यक्ष, कोतवाध्यक्ष, मापतोल का, आठविक वन विभाग का, मुद्रा अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष। बहुत अच्छा, लूणा सूत्र। इस प्रकार है केंद्रीय मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन सुव्यवस्थित था। तो ये आप देखो, इस प्रकार से आप उत्तर लिखोगे तो आपको अच्छे अंक वह मिलेंगे। ये यहाँ पर अब देखो आगे प्रश्न है, ये पर नक्शा इसी प्रकार नक्शे को अच्छी तरह से भरा है। आप देख सकते हो ये नक्शा है वह खेतड़ी, ये देखो दिल्ली, इसके बाद में जमशेदपुर, हीराकुंड परियोजना, पारादीप आदि। अब देखो इसके बाद में आप देख सकते हो इटली के एकीकरण में मेज़िनी का योगदान किस प्रकार से लिखा है। इटली के एकीकरण में मेज़िनी योगदान देने वाले व्यक्तियों में मेज़िनी प्रमुख था। इटली के लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रचार करने में मेज़िनी की महत्वपूर्ण भूमिका। यंग इटली की स्थापना, मेज़िनी ने सन 1831 में यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की जिसमें शीघ्र ही कोरबेंद्री का स्थान ले लिया। मेज़िनी का मानना था कि यदि इटली का एकीकरण करना है तो संपूर्ण शक्ति नवयुवकों के हाथों में देनी। बहुत अच्छा लिखा है। वास्तव में वह नवयुवकों पर सर्वाधिक विश्वास करता था। उसने 3 नारे: ईश्वर पर विश्वास रखो, भाईचारे की भावना अपनाओ और इटली को स्वतंत्र कराओ। अब राष्ट्रवादी जागृति भावना में योगदान, मेज़िनी ने योगदान दिया। आगे अब है सामाजिक लोकतंत्र से क्या तात्पर्य। अब देखो यहाँ इस प्रकार की परिभाषा भी साथ में व्यक्त की है। समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र कहलाता है। सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना का उद्देश्य सामाजिक समता की स्थापना। सामाजिक लोकतंत्र में समानता के अधिकार का प्रचलन होता है। सामाजिक लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो तथा समानता के विचार की प्रबलता हो। हर्नसा ने ऐसा कहा था।
आगे आप देख सकते हो, वास्तव में सामाजिक लोकतंत्र से तात्पर्य किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, जाति, भाषा, धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी व्यक्तियों को व्यक्ति के रूप में समान समझा जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जाता है। सामाजिक लोकतंत्र के लिए आवश्यक दशाएं हैं। सभी व्यक्तियों को समान समझा जाना चाहिए। जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर समाज में प्रचलित विशेषाधिकार की व्यवस्था का अंत होना चाहिए। समाज में सभी व्यक्तियों को प्रगति के समान अवसर प्रदान करने चाहिए। भेदभाव, जाति प्रथा आदि का अंत होना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से समझाया है। अब आगे, भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था, इस कथन के पक्ष में 4 तर्क है। तो आप इसमें आसानी से पूर्ण रूप से समझाया गया। बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति आय व राष्ट्रीय आय, उसके बाद में कृषि पर निर्भरता, तृतीय क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान, सामाजिक आधार पर संरचना में सुधार। इसके बाद में मुद्रा के बारे में प्रश्न पूछा गया था। तो मुद्रा व मौद्रिक माप वाली वस्तु जिसे अन्य वस्तुओं की सेवाओं के क्रय के बढ़ते सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। वाकर व हार्टले विद्रव के शब्दों में मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य, मूल्य का भंडार है, मूल्य का मापक है, उसके बाद में विलंबित भुगतानों का माप करता है। ये अच्छी तरह से उपभोक्ता द्वारा क्रय की गई वस्तु जब उपभोक्ता को पूर्ण लाभ नहीं मिलता है या किसी प्रकार की हानि हो जाती है तो वह स्थिति उपभोक्ता का शोषण कहलाती है। अब 4 उपभोक्ता का शोषण किसे कहते हैं और उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है, ऐसा प्रश्न था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आप अच्छी तरह से किस प्रकार से समझाया। अब देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर का योगदान के बारे में अच्छी तरह से श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में यहाँ दिया है, पूर्ण रूप से समझाया गया है। इंडिया हाउस लिखा है, इंडियन सोशलिज्म लिखा है, सभी बहुत अच्छी तरह से। विनायक दामोदर सावरकर के बारे में, भाकुर जन्म कहाँ हुआ, मित्र मेला के बारे में लिखा है, अभिनव भारत के लिखा है। 2 बार इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के बारे में, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, बहुत अच्छी तरह से समझाया। आगे है संसद की कार्य व शक्तियां। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से इसमें उन्होंने लिखा है, लिखने वाले ने 100 में से 100 नंबर आप किस प्रकार से ला सकते हो। तो ये आपको मैंने देखा कि आपको इस कॉपी का जो बताया जाए, जिसकी बदल उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र व शक्तियों का उल्लेख था। ये भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, रिट संबंधी, अपीलीय क्षेत्राधिकार, अभिलेख न्यायालय, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। अब आगे प्रश्न है, यदि मैं हमीर देव चौहान के स्थान पर होता तो आप क्या करते, ऐसा प्रश्न था। तो उत्तर लिखा है, मैं अलाउद्दीन खिलजी के बागियों के प्रति वही नीति अपनाता जो हमीर देव चौहान ने अपनाई। मैं अलाउद्दीन खिलजी के बागियों को शरण प्रदान कर उसकी अलाउद्दीन खिलजी से रक्षा करता जो भी था। इसका कारण ये है कि भारतीय संस्कृति में शरणागत की रक्षा करना एक राजा का प्रमुख कर्तव्य माना जाता है। इसी कर्तव्य का पालन करते हुए अलाउद्दीन खिलजी से बगावत करने वाले मोहम्मद शाह को मैं शरण प्रदान कर उसकी रक्षा करता या करती। अच्छा लिखा है। एक जागरूक नागरिक के रूप में मैं उच्च न्यायालय के लिए निम्न स्वतंत्रता की अपेक्षा करता हूँ। उच्च 11वां प्रश्न था, उसका उत्तर है कि उच्च न्यायालय में अपने आकलन के आधार पर निर्णय देने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। उच्च न्यायालय को अभिलेख के रूप में निर्णय देने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो ये इस प्रकार है, आप 100 में से 100 नंबर आपके किस प्रकार से प्राप्त होंगे वह आप इसमें देख सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।